नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रभात राय, जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th 11th 12th तक की सभी सब्जेक्ट ख़ास तौर पे आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित पढ़ाए जाते हैं। और इसमें आप चाहें तो MCQ से लेकर के क्वेश्चन आंसर से लेकर के और सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाता है, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और आप आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकें। कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जो कि है विकास। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में विकास है क्या। क्या एक व्यक्ति के लिए जो विकास हमारी समझ है विकास से संबंधित, क्या वो आपकी भी है? क्या वो एक रिक्शे वाले की जो समझ है विकास से संबंधित, क्या वो एक उद्योगपति का भी है, या ऐसे अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं? तो सबसे पहले ये चैप्टर 1 हमारा विकास इससे संबंधित आपको यही दिखाने की कोशिश करेगा कि विकास से अर्थात मतलब क्या है। एक गरीब के लिए विकास का मतलब क्या है और एक अमीर के लिए विकास का मतलब क्या है। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनता के लिए अमीर का विकास का क्या मतलब है। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोज़गार युवकों के लिए विकास का मतलब क्या है। तो वहीं बड़े बड़े शहरों में उद्योगपतियों के लिए विकास का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश यही करेंगे कि आखिर में ये विकास है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये विकास सबके लिए एक समान नहीं होता, विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। अब यहीं पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिख रखा है विकास क्या वादा करता है। विकास वादा करता है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य की बात करता है। ये बात करेगा आपका, अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, इसमें वही बात है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम एक कार चाहते हो, लेकिन अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था यदि हमारी इसी प्रकार से है, इस कंडीशन में आपके लिए विकास इतना ही हो सकता है कि आप एक बड़ी कार की आशा ना करो, इसमें आप एक रिक्शा चला लेते हो, रिक्शा खरीद सकते हो। यही आपके लिए बहुत बड़े विकास की बात हो सकती है। अब विकास सबके लिए अलग अलग होगा। इस संदर्भ में हम देखेंगे आखिर में कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य क्या होंगे। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके मज़दूर के लिए क्या उसकी इच्छा होगी। उसकी इच्छा यही हो सकती है कि हमें काम करने के अधिक दिन मिले, हमें बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव उसके साथ ना किया जाए, और गांव में वे भी यदि चाहें तो नेता बन सकते हैं, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। अब यदि बात करते हैं तो रहा ग्रामीण परिदृश्य की, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की। यदि मान के चले यदि यही हाल पंजाब के समृद्ध किसानों की बात करें तो उनके लिए क्या होगा। उनकी इच्छा ये होगी कि हमारे उपज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, मेहनती और सस्ते मजदूर मिल जाएं, उच्च पारिवारिक आय, हमारी हाई फैमिली इनकम हो, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, पढ़ा सके। ऐसे ही आपको इन सारे लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए शहरी बेरोजगार युवक की बात करें तो शहरी बेरोजगार युवक जो यहाँ पर लिख रखा है उसके लिए होगा वो ये हम शहरों में दे रहे हैं तो हमें परमानेंट जॉब मिले, जो जॉब की प्रकृति हो, अस्थाई हो, एक अच्छी खासी सैलरी वाला, इनकम वाला हमारा जॉब मिले, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड सही हो, हमें किसी प्रकार के भेदभाव से सामना ना करना पड़े। इस प्रकार की आकांक्षाएं हो। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का क्या सोचेगा कि हमारे दोस्त जो हों हाई क्वालिटी के हों, हमें उच्च जो हाई स्कूल, एक हाई स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं वहाँ पर हमें पढ़ने का मौका, हमें बाहर विदेशों में जाकर पढ़ाई करने का मौका, हमारे अगर जाएँ पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो पॉलिटिक्स में हमारी पहुँच, सब कुछ इस प्रकार का उसका विकास का मतलब होगा। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर होंगे उनके लिए मतलब होगा कि हमें सिंचाई से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करें, जैसे नहरों का पानी उन्हें उपलब्ध हो सके, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके, जिससे कि वो क्या कर सके, सोलर सुविधाएं मिल, सोलर पंप जैसे सुविधाएं मिल सके, ताकि वो खेती के लिए बारिश पर निर्भर न रहें, वर्षा पर निर्भर न रहें और अपना सिंचाई की सुविधाओं का उत्तम विकास हो। इस प्रकार से सबकी आकांक्षाएं विकास से संबंधित अलग अलग हो सकती हैं।
शहर के एक अमीर परिवार के एक लड़की की बात करें, जैसे वो चाहेगी कि हमें अपने भाई जैसे आज़ादी मिले, वो अपने फ़ैसले खुद कर सके, अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। इस चीज़ों को देखकर आपको ये लगता है कि हो ना सकता है, इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्तियों के विचार से विरोधाभास रख सकता है। अर्थात एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से हो सकता है कि उनमें अंतर हो, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के हों। हाँ, जैसे मान लीजिए बहन भाई का केस है, तो बहन हो सकता है कि चाहे कि हमारा भाई भी हमारा घरेलू कार्यों में हाथ बटाए, सहयोग करे, लेकिन हो सकता है भाई की इच्छा न हो कि वो सहयोग करे, उसकी इच्छा हो कि हम बाहरी कामों में करें, हम घर के घरेलू कामों में सहयोग न करें। तो यहाँ पर कुछ डिबेट हो सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और आपको दे सकता है कि जैसे आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग यदि चाहेंगे कि हमारे वन जंगल जो वन संपदा है वो सुरक्षित रहे, जबकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक उद्योगपति चाहेगा कि वहाँ पर वृक्षों को काट ओट करके वहाँ उद्योग धंधे विकसित किए जाए, लगाए जाए। जैसे अगर उद्योगपति एक है जो वो चाहेगा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएं, जबकि वहीं पर रहने वाले स्थानीय लोग वो चाहेंगे कि नहीं छोटे छोटे डैम बने या न बने, ताकि उन्हें विस्थापन का सामना न करें, वहाँ से हटाया ना जा सके। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि विनाशकारी भी साबित हो सकता है। अर्थात एक बात कहने का मतलब ये फिक्स हो गया कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब बात आती है कि यदि विकास का पैमाना आखिर में है तो क्या केवल और केवल इनकम होना चाहिए? किसी व्यक्ति के विकास का नापने का तरीका क्या होना चाहिए? केवल इनकम, आय या कुछ और? जैसे यहाँ दे रखा आय की बात करें और अन्य लक्ष्य की बात करें, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति चाहेगा यही कि उसे इनकम अच्छी मिले, आय ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वेतन अच्छी खासी मिले, मजदूरी पगार जो भी कहते हैं आप अच्छी खासी मिले। साथ साथ ये लोग ये भी चाहेंगे कि उन्हें नियमित काम मिले, रेगुलर वर्क मिले, मजदूरी बेहतर मिलनी चाहिए और अपनी उपज या अन्य उत्पादों के लिए उन्हें अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में सिंपल से मतलब वे क्या चाहते हैं? अच्छी आय चाहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं। जैसे लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो, उन्हें सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक व्यक्ति आय के अतिरिक्त और भी डिमांड करता है। मैंने कहा जैसे एक व्यक्ति बराबरी का व्यवहार चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, फ्री हो अपने कामों को करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, उसे सेफ्टी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए और दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, डिग्निटी होनी, लाइफ की डिग्निटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, उनके साथ अगर इक्वल ट्रीटमेंट न किया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए, ये सभी ऐसे हैं कि महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कभी कभार तो ये बात ये करें तो ये कुछ मामलों में ये आपके आय से अधिक, कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको आप देखेंगे तो, क्योंकि जीने के लिए हमें केवल और केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। जैसे आप एक एग्जांपल एक और लें, जैसे आप हर चीज़ों को आप इससे नहीं खरीद सकते हैं, आप हर चीज़ों को पैसे से उससे नहीं खरीद, जिससे हमारा जीवन निर्भर होता है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक मान लीजिए मित्र की भूमिका, हम अपने मित्रों को अपने पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। मित्रता कुछ ऐसी होती है जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहना कि जो चीज़ें हम मापा नहीं जा सकता, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसे केवल अपने चिर परिचित लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, वो महत्व नहीं रखता। ये गलत बात है। हमें उन चीज़ों का भी बहुत सारा महत्व होता है जीवन में। अब यहाँ पर कुछ आंदोलनरत हैं, नर्मदा घाटी में डैम बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश एनसीईआरटी करती है। वो ये कहती है कि मान लीजिए कि यदि आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, तो सबसे पहले आप तो आय इनकम की बात सोचेंगे, वहाँ पेमेंट कितना मिल रहा है। उसके अलावा आप ये भी सोचेंगे कि आखिर में आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो सकती हैं, वहाँ काम करने का वातावरण कैसे होगा, वहाँ काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर होंगे। ये सारी सुविधाओं का आप देखेंगे, विचार करेंगे, फिर आप करेंगे। एक वही नौकरी जिसमें वेतन आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन परमानेंट जॉब है, नियमित रोजगार है, आपकी सुरक्षा की भावना भी है। एक अन्य नौकरी जो आपको अधिक वेतन देती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, तो हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय ना, इससे आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना
कम हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि इसमें आप कई चीज़ों को पाते हैं। पहली बात कि आपको केवल और केवल इनकम नहीं, आपको परिवार की सुरक्षा भी चाहिए, आपको सुख भी चाहिए, आपको काम करने के नए नए अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, रोज़गार की प्रकृति कैसी है, परमानेंट है मतलब कि स्थायी है या कैसी है, नियमित है या नहीं है, रेगुलर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 महीना करीब फिर हट जाइए। अर्थात विकास के लिए आप देखेंगे तो लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। विकास की कोई एक सीमित परिभाषा आप नहीं दे सकते। अब इसमें देखेंगे यदि महिलाओं का, तो महिलाएं जो वेतनभोगी होती हैं, माने जो जॉब करती हैं, जिनको वेतन मिलता है, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाता है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार के नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी सुरक्षा हो, बेहतर काम के अवसर हो, हमें माहौल जो मिले सुरक्षित मिलना चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, रोज़गार की प्रकृति नियमित तौर पर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं कि विकास के लक्ष्य तय करते हैं। अब यदि बात करें, ये तो रहा व्यक्तिगत विकास की बात, तो क्या हम इसे पूरे देश का विकास के कैसे करेंगे? तो जैसे जैसे लोगों की आय भिन्न भिन्न होती है, लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास के बारे में लोगों की धारणा भी भिन्न भिन्न होगी। जैसे मैं अगर बात करूँ इस बात पे, यदि आप राष्ट्रीय विकास के बारे में यदि आप कक्षा में चर्चा करेंगे तो उसमें अलग अलग लोगों के उत्तर आएंगे। आप स्वयं भी इसका एक निश्चित आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विभिन्न लोगों की विभिन्न धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो सही अर्थ में इसमें आखिर हम किस प्रकार कैसे पहुँचें, तो इस पर एक चर्चा करने का वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कि किस प्रकार से हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करें। विकास का यदि अर्थ पूछा जाए तो इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार जैसे शामिल हो रहे थे। तो सबसे अहम बात होती है कि जब इतने सारे क्राइटेरिया हैं विकास की, तो हम आखिर में विकास, एक देश का विकास दूसरे देश के विकास कैसे अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो जैसे यदि हम क्लास में, यदि किसी को मैंने कहा बताइए इस क्लास में सबसे बेहतरीन अच्छा लड़का कौन है, तो मैंने आखिर में ये पैमाना कैसे बना लिया? अच्छा किस आधार पर? क्या उसकी हाइट के आधार पर, क्या उसकी हेल्थ के आधार पर, या उसकी पढ़ाई के आधार पर, उसकी प्रतिभा के आधार, रुचि के अनुसार, किस आधार पर हम अंतर स्पष्ट कर पाते हैं हर एक विद्यार्थी से? या सबसे ये भी तो हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू हो, या सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है उसका मित्रता का व्यवहार उसका नहीं हो। तो विद्यार्थियों की तुलना आखिर में कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक मापदंड बनाना पड़ेगा। तो हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात होता है कि हम क्या उनके अंकों के आधार पर करेंगे, क्या करेंगे। इसी प्रकार से ये बातें भी पूरे देश में लागू होती है, विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना आखिर में कैसे करें। तो सबसे अहम बात होती है देश की तुलना करने का उसकी आय। सबसे पहली बात जब भी आएगी आपको तो इनकम आता है कि इनकम किसी भी देश का कितना है। तो जिस देश की आय सबसे अधिक मानी जाती है उस देश को उतना ही विकसित, उस देश को उतना ही वहाँ माना जाता है, उस देश में उतना ही विकास हुआ है। और जिसकी आय कम होती है उसे अन्य देशों की तुलना में उसे कम विकसित समझा जाता है। अब इससे निकालने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि आपका ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस भी देश की यदि आय अधिक होती है वो मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को अपनी इनकम के द्वारा पूरा कर सकता है। इसीलिए सबसे पहला लक्ष्य होता है ज़्यादा इनकम, अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। लेकिन यदि हम कहें कि एक देश की आय क्या है, तो वास्तविक रूप से आप देखेंगे तो एक देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात, मतलब एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के द्वारा कितना योगदान किया गया अपने देश में पैसे के तौर में, उसे हम कहेंगे कि वो क्या होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। लेकिन देशों की बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर एक देश की जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा
कि एक औसतन व्यक्ति कितना कमा सकता है, क्योंकि हर एक देश की क्या है जनसंख्या अलग अलग। तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि हम उस देश की औसत आय की तुलना करें। तो औसत आय या उसे ही हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। वो कैसे निकालेंगे, तो किसी देश के टोटल इनकम कितना है, टोटल राष्ट्रीय आय, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। अब यदि बात करें कि यदि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम देशों की तुलना करते हैं, इससे हमें औसत आय एक व्यक्ति का निकल जाता है। तो आखिर में ये हमारा किस प्रकार से वर्गीकरण देशों का करते हैं। तो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में विश्व विकास रिपोर्ट। उसके अनुसार ये कुछ मापदंडों का प्रयोग करती है। ये की है कि ऐसे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय 49,300 US डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या उससे अधिक हो, उसे हम समृद्ध या हाई इनकम कंट्रीज़ के रूप में रखेंगे। और ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 US डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला देश में माना गया। भारत इसके बीचों में आता है। भारत मध्य आय वर्ग के मिडिल इनकम ग्रुप की श्रेणी में आता है। क्योंकि भैया क्योंकि भारत की इनकम 2019 में केवल 6,700 US डॉलर प्रति वर्ष थी। भारत की इनकम कितनी है, 6,700 US डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य देश छोटे शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। समृद्ध देशों को ही कहा जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। अब यदि बात करते हैं कि औसत आय का, तो औसत आय का तुलना यहाँ पर कराया है। देखिए औसत आय को तुलना कराते इसमें कहा है कि मान लीजिए औसत आय की क्या खराबी क्या, वो उसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है कि देश क देश ख, यहाँ पर 5 नागरिक रह रहे हैं और इन सब नागरिकों की औसत मासिक आय दे रखा है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मासिक मंथली इनकम 9,500 रुपये देश क का, दूसरे नागरिक का 10,500, तीसरे का 9,800, चौथे का 10,000 और पाँचवें का 10,200। अब यदि बात करें तो इन सारे व्यक्तियों का औसतन आप निकालोगे तो निकल कर हो जाएगा 10,000। क्यों, दूसरे देश का निकल के आएगा 500, दूसरा भी कमा रहा 500, तीसरा कमा रहा 500, चौथा कमा रहा 500, पाँचवा कमा रहा 48,000। इसका भी औसत आप निकालोगे तो निकल कर आ जाएगा 10,000 रुपये। औसतन देखोगे आप 2 देशों का, तो दोनों देशों का औसत सेम है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आप किस देश में रहना पसंद करोगे, देश क देश ख। सोचिए और जवाब दीजिए। सोचने पर ये समझ में आएगा आपको कि यदि आपको अवसर मिले देश ख में रहने का, और वो भी 5वें नागरिक के तौर पर, तो आप रहना पसंद, क्योंकि इसमें इसकी अच्छी इनकम दिखाई दे रही है। लेकिन यदि ऐसा रहे कि यदि आपको देश ख के जो 4 नागरिक 500 रुपये कमा रहे हैं, यदि आपको वो बनना पड़े, यदि वो उसके रूप में हो, तो आप देश ख में रहना पसंद नहीं करोगे। हाँ, यदि बात लॉटरी की आ जाएगी, आप लॉटरी सिस्टम में पता नहीं कौन कहाँ, तो आप ऐसा करोगे। लॉटरी में चूँकि हमारे चांस जीतने का उतना ही होता है, उससे कहीं ज़्यादा हारने का भी रहता है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ पर अनिश्चितता कम हो। तो हम देखेंगे कि देश क में लगभग एक व्यक्ति की इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं है। 500 से 700 का अंतर समझ में आ रहा है। कोई 9,500 पा रहा है, कोई 10,500, कोई 98 से, कोई 10,000, कोई 10,200। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसमें यदि हम कोई भी हो जाते हैं, पहला हो, 8वां, 5वां हो, कोई भी हो, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि औसतन 10,000 है। तो इसकी एक खराबी समझ में आ रही है कि औसतन तो हमें लग रहा है कि दोनों देश बराबर हैं, दोनों पॉपुलेशन भी सेम, लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति वास्तव में प्रति व्यक्ति की स्थिति सही नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है प्रति व्यक्ति आय से कि आखिर में जो इनकम है वो लोगों के बीच वितरण उसका कैसे है। आय का असमान वितरण समझ में आता है या वितरण किस प्रकार से है, ये इसकी कमी नज़र आती है।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ समझा रखा है। जैसे यहाँ पर 4 कुर्सियाँ हैं, बैठने वाले 5, सबने बनाया और सबने आराम से शेयर करके रहा। तो ये गरीब विहीन और अमीर विहीन व्यक्तियों का देश है, अर्थात ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब है ना बहुत ज़्यादा अमीर है। जबकि यहाँ पर गरीब और अमीर व्यक्तियों का देश दे रखा है। 4 कुर्सी अकेले एक व्यक्ति कवर करके रखा है, उसी पर लेटा हुआ है, जबकि इस 2 में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहा हमने कुर्सियों को बनाया और उसने उपभोग किया। ये रहा विकास से संबंधित कुछ और लक्ष्य। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में वो होगा आय और अन्य मापदंड के बारे में। तब तक जो मैंने पढ़ा है उस वीडियो को देखें बार बार और रिवाइज करें। कोशिश करें कि आपको उन सारे फैक्ट्स को याद करें जो आपके उपयोगी हैं। जैसे पूछेगा आपसे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, आप देख लें ये वाला रिपोर्ट, खास तौर पे प्रति व्यक्ति आय का, इसको आप नोटिस कर लें। एक आपसे पूछेगा कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये ध्यान रखें, विश्व बैंक। जो मापदंड है विकसित और अल्प विकसित, ये कौन डिसाइड करता है, तो विश्व बैंक की संस्था करती है। डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कितना है, तो 49,300 $, प्रति वर्ष कोई कमाएगा। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की होगी उसे समृद्ध या उच्च इनकम का माना जाएगा। और ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 प्रति वर्ष से कम हो या उतना हो, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत आता है 6,700, भारत आता है 6,700 $, आता है। भारत मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। इसे आप नोटिस करें, इसे ध्यान रखिए, इसे नोट कर लें, लिख लें, याद कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में आप ध्यान दें, नोटिस कर लें। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं पर आगे हम चर्चा करेंगे आपका आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं, जिसमें किसी देश के विकास के लक्ष्य को क्या केवल आय के आधार पर मापते हैं या कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।